नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564809606089752380455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, UPSSC जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर के लिए यह दूसरा वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहता हूँ, UPSC प्रीलिम्स, RO, UPSSC जूनियर असिस्टेंट सहित हमारे कई पेड ग्रुप चल रहे हैं। अगर आप इस पेड ग्रुप जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारे दिए गए नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप कर जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ वाक्यांश दिया गया है, दूसरी तरफ जो है एक शब्द दिए गए हैं, उसके अनुसार जो है यहाँ पर आपको सुमिलित करना है। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसके लिए जो शब्द प्रयोग होता है वह अग्रज होता है। जिसकी गिनती पहले हो उसके लिए एक शब्द जो प्रयोग होता है वह अग्रगण्य होता है। जो पहले दे दिया जाए उसके लिए एक शब्द जो प्रयोग होता है वह अग्रिम होता है। जो सबसे आगे रहता है उसके लिए शब्द जो प्रयोग होता है वह अग्रणी होता है। तो इस प्रकार जो है इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अग्रज जो होता है जिसका जन्म पहले हुआ हो, अग्रिम जो पहले दे दिया जाए, अग्रगण्य जिसकी गिनती पहले हो, अग्रणी जो सबसे आगे रहता हो। अंक का अनिकार्थी शब्द नहीं है, वो आपको पहचाना है अक्षर, आँख, गिनती की संख्या या गोंद। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी, आँख जो है ये अंक का अनिकार्थी नहीं है। इसके अलावा आपका अक्षर हुआ है, गिनती हुई और गोद जो है ये सभी आँख, ये सभी जो है अंक के अनिकार्थी हैं। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। यहाँ पर भी एक तरफ विलोम दिया गया है, दूसरी तरफ उसको सुमिलित करना है। स्वतंत्र, स्वाधीन, कृतज्ञ, ईमानदार, पराधीन, परतंत्र, बेईमान और कृतज्ञ। इसके लिए भी आपको ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। स्वतंत्र का जो विलोम होता है वह परतंत्र होता है। स्वाधीन का विलोम पराधीन होता है। कृतज्ञ का विलोम कृतज्ञ होता है और ईमानदार का विलोम आपका बेईमान होता है। इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। कई बार यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। कृतज्ञ और कृतज्ञ, जो किए गए उपकार को मानता उसे कृतज्ञ कहा जाता है, जो किए गए उपकार को नहीं मानता उसे जो है कृतज्ञ कहा जाता है। तो स्वतंत्र का विलोम परतंत्र, स्वाधीन का पराधीन, कृतज्ञ का कृतज्ञ और ईमानदार का आपका बेईमान होता है। जब कोई पत्र, सरकारी पत्र, ज्ञापन या कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक परिस्थितियों को भेजा जाए तो उसे क्या कहा जाता है? आदेश, अनुस्मारक, अधिसूचना या परिपत्र। तो यह जो कहलाता है वो आपका परिपत्र कहलाता है। जब कोई सरकारी पत्र, ज्ञापन या कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक परिस्थितियों को भेजा जाए तो उसे जो है परिपत्र कहा जाता है। अनुस्मारक जो होता है वो रिमाइंडर होता है। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। हिंदी में ध्वनियों की संख्या कितनी है, वह कितने प्रकार की होती हैं हिंदी में? 2, 4, 6 या 8। तो हिंदी में जो है 2 प्रकार की ध्वनियाँ होती हैं। एक आपका स्वर, दूसरा आपका व्यंजन। तो ये 2 प्रकार की होती हैं। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? दया, माया, भाषा या आभार। इसमें जो है दया, माया और भाषा ये सभी जो है स्त्रीलिंग है। बाकी आपका आभार जो है ये आपका पुल्लिंग है। आप लोग कभी भी ऐसे शब्द आए तो इनका वाक्य के रूप में प्रयोग करके आप चेक कर सकते हैं। उनके ऊपर दया की गई, दया स्त्रीलिंग है। इसी प्रकार से प्रभु की माया कैसी है, यह भी आप स्त्रीलिंग पहचान सकते हैं। हिंदी भाषा बोली जाती है तो यह भी आप इस प्रकार से चेक कर सकते हैं। कोई भी वाक्य का शब्द का प्रयोग जो है किसी वाक्य में करके आप लोग इसको चेक कर सकते हैं। आभार जो यहाँ पर पुल्लिंग है तो इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। संधि कितने प्रकार की होती है? 2, 3, 4 या 7। तो जैसा कि हम जानते हैं संधि 3 प्रकार की होती है। इसमें आपका स्वर संधि है, व्यंजन संधि है और आपकी विसर्ग संधि है।
टोटल जो संधि आपकी 3 टाइप की होती है। पुस्तकालय में संधि आपको बताना कौन संधि है, दीर्घ, गुण, वृद्धि या यण। तो ये कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। पुस्तकालय में ये आपकी दीर्घ संधि है। पुस्तक धन आलय इसका विच्छेद होगा। आलय मतलब घर होता है, पुस्तक का घर। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। अभ्युदय, अभिधन, उदय की संधि आपको बतानी है। इससे कौन सा वर्ड बनेगा? ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। तो अभिधन उदय से योग से जो है जो शब्द बनेगा वह अभ्युदय बनेगा। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। और इसमें जो आपकी यण संधि है, यण संधि है। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। परमेश्वर में कौन सा समास है? द्वंद्व, कर्मधारय, अव्ययी भाव या तत्पुरुष? परमेश्वर में जो है कर्मधारय समास है और इसका जो विच्छेद होगा, समास का जो विच्छेद होगा वो परम है जो ईश्वर, और इसमें आपका कर्मधारय समास होगा। इसमें पहला पद विशेषण और दूसरा पद आपका विशेष होता है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। संग्राम में आपको उपसर्ग बताना है, सम, सम, स या सत। संग्राम में जो है ग्राम जो शब्द है ये आपका मूल शब्द होता है और इसमें जो है सम उपसर्ग लगा है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। संग्राम में सम उपसर्ग लगा है। जिंदगी में प्रत्यय आपको पहचानना है, गी, ई, दगी या ई। जिंदगी जो शब्द है इसमें जो मूल शब्द है वह जिंद शब्द है। जिंद शब्द जो है ये आपका मूल शब्द है। इसमें जो प्रत्यय लगा है, प्रत्यय गी प्रत्यय लगा हुआ है। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि उपसर्ग हमेशा शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय जो हमेशा शब्द के अंत में लगता है। प्रत्यय जो आपके शब्द के अंत में और उपसर्ग आपके आगे लगता है शब्द के। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। यहाँ पर 4 शब्द दिए गए, आपको पहचानना कौन शब्द जो है तत्सम नहीं है। वचन, श्लाका, तिक्त, 4। वचन, श्लाका, तिक्त ये सभी जो है तत्सम शब्द है। 4 जो शब्द है यह एक तद्भव शब्द है और 4 का जो तत्सम होता है वह चत्वार्य होता है, चत्वार्य होता है। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। इसी प्रकार से आपके परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलेंगे। हर प्रकार के हर सेक्शन से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। रिक्शा, जूता, तेंदुआ, नव, इन सब में आप पहचाना कौन शब्द जो है विदेशज है। तो इसमें जो है रिक्शा जो शब्द है ये विदेशी शब्द है और यह आपका जापानी शब्द है रिक्शा। इसका जो ऑप्शन ए है आपका सही है। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? 5, 6, 7 या 8? तो सर्वनाम टोटल जो है 6 भेद होते हैं। इसका जो ऑप्शन बी है आपका सही है। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंध, प्रश्नवाचक और निजवाचक, टोटल जो है सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। इसका जो ऑप्शन बी है आपका सही है। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। राम सो रहा, इस वाक्य में आपको क्रिया पहचाननी है। कौन सी क्रिया है? अकर्मक, सकर्मक, प्रणयार्थक या द्विकर्मक? तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर कोई भी क्रिया नहीं है, ये आपकी अकर्मक क्रिया है। राम सो रहा, इसमें कहीं पे आप देख पा रहे होंगे कोई भी कर्म नहीं है, तो इसलिए जो है यह अकर्मक क्रिया वाला शब्द है। क्रिया 2 होती है, एक आपकी अकर्मक होती है, दूसरी आपके सकर्मक होती है। तो इसमें जो है कर्म नहीं, इसलिए यह अकर्मक क्रिया का वाक्य है। यहाँ पे 4 शब्द दिए गए, आपको पहचानना है कौन जो है अनीक का परिवाची है। अर्जुन, सेना, अग्नि या घोड़ा? तो अनीक जो शब्द है यह सेना का परिवाची है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। सेना का परिवाची आपका अनीक होता है। आली अली शब्द का युग्म आपको पहचानना है। कंधा, हिस्सा, भौरा, सखी, दमन, दामन, दसन या दर्शन? पहले अली का जो अर्थ होता है वो भौरा होता है और दूसरे जो अली का अर्थ होता है वो आपका सखी होता है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। आकाश का विलोम आपको पहचानना है। अंबर, पाताल, अनर्थ या अनग? तो आकाश का जो विलोम होता है वह पाताल होता है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। शुद्ध शब्द की पहचान करनी है आपको। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर होता था वह मंत्रित्व जो है यह एक शुद्ध वाक्य है, शुद्ध शब्द है, सॉरी। इसका जो ऑप्शन बी है आपका सही है। माधुर्यता,
लब्ध, प्रतिष्ठित, ज्योत्सना, ये सभी कोई वर्ड नहीं होते हैं, ये सभी जो है अशुद्ध होते हैं। इनका जो शुद्ध रूप होता है वह माधुर्य होता है। लब्ध प्रतिष्ठ होता है। इसी प्रकार से ज्योत्सना होता है। ये सभी जो है इसके शुद्ध रूप हैं। इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा, परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब जीएस कुछ प्रश्न आए, इससे पहले हम लोग हिंदी प्रश्न देख लिए। यहाँ पर 4 प्रकार कर दिए गए हैं, आपको पहचानना कौन जो कर जो है अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आता है। आयकर, सेवा कर, संपत्ति कर या निगम कर। आयकर जो है यह आपके प्रत्यक्ष रूप से दिया जाता है। इसी प्रकार से संपत्ति कर यह भी प्रत्यक्ष रूप से है, निगम कर यह भी प्रत्यक्ष रूप से है। सेवा कर जो है यह आपके अप्रत्यक्ष कर होता है, अप्रत्यक्ष कर होता है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। सेवा कर अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आता है। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से पूर्व भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड हेस्टिंग्स या लॉर्ड मेयो। तो भारत की आज़ादी के समय जो है भारत के गवर्नर जनरल जो है वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। और जब भारत आज़ाद हो जाता है तो उसके बाद जो है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भारत के गवर्नर जनरल बनते हैं और यही एकमात्र जो है भारत के गवर्नर जनरल बने थे। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। उत्तर प्रदेश राज्य में उर्दू को द्वितीय राजभाषा के रूप में जो है कब घोषित किया गया? 1986, 1982, 1989 या 1991 में। उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा जो बनी थी उर्दू, वो आपके 1989 में बनी थी। इसका जो ऑप्शन सी है आपका सही है। 89 जो है उर्दू उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा बनती है। हैजा रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? त्वचा, आंत, फेफड़े या हृदय। हैजा जो है वह विब्रियो कॉलेरी जीवाणु से होता है और यह जो प्रभावित करता है यह आंत को प्रभावित करता है। पाचन में काफ़ी दिक्कत होती है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। आप लोग इस प्रकार से नंबरिंग जरूर करते चलिएगा, जिससे लास्ट में आपको जब भी पूरा वीडियो समाप्त हो तो कितने आप लोग अपने हिसाब से इसको आंसर इस प्रकार दे दिए करिए और जो भी लास्ट में आंसर बताया जाए वह भी आप लोग सामने लिखा करिए। तो इससे भी पता चलेगा कि आपने टोटल अटेम्प्ट कितना किया है और उसमें कितने गलत हुए हैं। फिर लास्ट में जो आप लोग 1/4 करके जो है आप लोग अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपके 30 सही है, आपके 35 सही है, 40 सही, जितने भी सही होते हैं आप लोग खटपीट कर तो आप लोग उत्तर जरूर दिया करिए। धीरे धीरे इसकी संख्या बढ़ाई जाएगी। अभी 50-50 हम लोग करेंगे। धीरे धीरे इसके जो है फुल एंड टेस्ट भी आपको उपलब्ध कराया जाएगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? मुदलियार आयोग, सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग, कोठारी आयोग या सर्जेंट आयोग। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का जो गठन किया गया था वह सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग की सिफारिश पर किया गया था। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है और इसे जो है वर्ष 1948 में गठित किया गया था सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग की। और भारत में जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की जो स्थापना हुई थी वह अस्तित्व में जो आया था वो आपका 1953 में अस्तित्व में आया था और इसे जो है एक अधिनियम के तहत जो है इसे भारत सरकार जो है इसे संवैधानिक संगठन किया था आपका 1956 में। इसे जो है संवैधानिक दर्जा दे दिया था विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को। और इसके जो वर्तमान चेयरमैन हैं वो जगदीश कुमार जी हैं, जगदीश कुमार जी। और इसे हम लोग प्राय यूजीसी के नाम जानते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को हम लोग यूजीसी के नाम से जानते हैं। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। यहाँ पर हिमालय के हिमालय के जो 4 पहाड़ों में बांटा गया है, ट्रांस, बृहद, मध्य और शिवालिक, इनको जो उत्तर से दक्षिण क्रम में आपको सजाना है। इसका 4 विकल्प दिए, आप लोग विकल्प पढ़ लीजिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हिमालय की 4 लेयर है। सबसे ऊपर जो है यह आपकी ट्रांस हिमालय आती है, फिर आपका बृहद हिमालय है, फिर आपका मध्य हिमालय है और अंत में आपका शिवालिक है। तो यह जो है उत्तर से दक्षिण क्रम में सजा हुआ ही है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक, यह जो है इस प्रकार से यह एक दूसरे के नीचे आता है, दक्षिण की तरफ है। उत्तर से दक्षिण क्रम ही यह है। भारत सरकार ने किस वर्ष तक कुष्ठ रोग के शून्य संचरण को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? 2027, 2028, 2030 या 2035। तो यह जो भारत सरकार ने लक्ष्य रखा है वो आपका 2027 तक रखा है कुष्ठ रोग के शून्य संचरण को प्राप्त करने का। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। इसी प्रकार से टीबी का जो लक्ष्य रखा भारत सरकार में आपका 2025 तक रखा है। भारत के संविधान किस भाग में संघ कार्यपालिका का प्रावधान शामिल है? भाग 4, भाग 3, भाग 5 या भाग 6।
तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए भाग 4 में जो है संघ कार्यपालिका का प्रावधान सम्मिलित है, और इसे जो है आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक इसका पूरा अनुच्छेद के तहत जो है इसे रखा गया है। और इसमें जो है भारत का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, भारत का अटॉर्नी जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इन सभी का जो है कार्यों का वर्णन, इनके सेवा एवं शर्तें वगैरह सब जो है इसमें दिया गया है। और ये आपके आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक इसे रखा गया है, और यह संविधान के भाग 5 में है। यह भारत में जो आए विदेशी यात्री हैं उनके क्रम को आपको सजाना है। फाहियान, इब्न बतूता, मेगास्थनीज और ह्वेंगसांग, इसका 4 विकल्प दिया गया है, आप लोग विकल्प पढ़ लीजिए। फाहियान जो भारत आया था वह चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय कार्यकाल में आया था, और यह जो है 5वीं शताब्दी में आया था। इब्न बतूता जो है यह 14वीं शताब्दी में भारत आया था, और यह आपके मोरक्को का था, मोरक्को का निवासी था इब्न बतूता। और उस समय जो है मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो दिल्ली पर शासन करता था, और इसने जो है इसे काजी का पद भी दिया था, और साथ में जो है इसे अपना दूत बनाकर चीन भी भेजा था। और इब्न बतूता ने जो है रहला नामक जो काफ़ी फेमस पुस्तक है इसकी रचना की थी। मेगास्थनीज जो है यह 320 ईसा पूर्व के आसपास जो है यह भारत आया था, और यह जो है चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में भारत आया था, मौर्य कार्यकाल में आया था। और इसने जो एक पुस्तक लिखी थी इंडिका, जो काफ़ी फेमस पुस्तक है, इसने जो है इंडिका की रचना की थी, और 320 ईसा पूर्व के आसपास वह भारत आया था। इसी प्रकार से ह्वेंगसांग जो है यह हर्ष के शासनकाल में आया था, और यह जो है 7वीं शताब्दी में भारत आया था ह्वेंगसांग। तो इस प्रकार जो है सबसे पहले आपका मेगास्थनीज आएगा, इसके बाद फाहियान आएगा जो 5वीं शताब्दी में, फिर आपका ह्वेंगसांग जो 7वीं शताब्दी में आएगा, और अंत में आपका इब्न बतूता आएगा। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, मुनित्रय में कौन शामिल नहीं है? पाणिनि, पतंजलि, कात्यायन या भारवी? मुनित्रय में 3 लोग शामिल हैं आपके, पाणिनि है, पतंजलि और कात्यायन है, ये 3 लोग जो है मुनित्रय में शामिल है। भारवी जो है इसमें शामिल नहीं है, तो इसका जो ऑप्शन डी है आपका सही है। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? बैंकों के राष्ट्रीयकरण की समाप्ति, निर्वाचन सुधारों से, पूर्वोत्तर में उपद्रव समाप्त करने के उपायों से, या इनमें से कोई नहीं। दिनेश गोस्वामी समिति का जो गठन किया गया था वह वर्ष 1990 में इसका गठन किया गया था, और इसका जो संबंध है वह निर्वाचन सुधार से है। इसका जो ऑप्शन बी है आपका सही है। निर्वाचन सुधारों के लिए जो है दिनेश गोस्वामी समिति का गठन किया गया था 1990 में। इसका जो ऑप्शन बी है आपका सही है। शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स थीम के साथ 12 से 14 फरवरी 2024 को विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? यह जो आपका हो चुका है नई दिल्ली, दुबई, सिंगापुर या दोहा। तो इसका जो आयोजन किया गया है वह दुबई में इसका आयोजन किया गया है 12 से 14 फरवरी 2024 तक विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024। इसकी जो थीम रखी गई थी शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट, इसकी थीम रखी गई थी। इसका जो ऑप्शन बी है आपका सही है। श्वेतांबर के 13 पंथी उप संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? लोकाशाह, स्थूलभद्र भद्रबाहु या भिक्खन जी महारा? यह जो है जैन धर्म के श्वेतांबर से जो है 13 पंथ उप संप्रदाय बना है, और इसकी जो स्थापना है वह भिक्खन जी महारा ने की थी, और इन्होंने जो है राजस्थान में इसकी स्थापना की थी। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। और 13 पंथी जो है यह श्वेतांबर का उप संप्रदाय है, और श्वेतांबर जो है यह जैन धर्म का एक, जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हुआ था, एक श्वेतांबर और आपका दिगंबर हुआ था। जैन धर्म में टोटल जो है 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिनमें पहले जो तीर्थंकर थे वह ऋषभ देव जी थे, ऋषभ देव थे। 23वें जो है आपके पार्श्वनाथ जी थे, पार्श्वनाथ थे, और 24वें जो है वह महावीर स्वामी थे, जो कई बार परीक्षाओं में अक्सर पूछता रहता है। और आगम जो है यह जैन धर्म है, जैन
धर्म ग्रंथ है। आगम जो आपका ये जैन धर्म ग्रंथ है। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रकाश पौधे द्वारा तेजी से अवशोषित करते हैं? नीला और काला, नीला और हरा, बैगनी और लाल, हरा और नारंगी। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए नीला और लाल। पौधे जो है नीले और लाल रंग के जो प्रकाश होते हैं उनको तेजी से अवशोषित करते हैं। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। यहाँ पर आपको पहचानना कौन युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान भोपाल, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर, केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान लखनऊ, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान आपके भोपाल में नहीं है बल्कि है धनबाद में है, और धनबाद जो है आपके झारखंड में है। बाकी सभी सुमेलित हैं। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में है, केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान आपके लखनऊ में है, और केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान आपके चेन्नई में है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। यहाँ पे धरे दिए गए हैं और राज्य दिए गए हैं। आपको पहचानना कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है। लिपुलेख उत्तराखंड, नाथुला अरुणाचल प्रदेश, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, पालघाट केरल। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नाथुला जो है ये अरुणाचल प्रदेश में नहीं बल्कि यह सिक्किम में है, सिक्किम में है। और यह जो है सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है नाथुला दर्रा आपके। बाकी आपका लिपुलेख जो है आपके उत्तराखंड में है, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में, पालघाट आपके केरल में है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। भोपाल गैस दुर्घटना का कारण क्या था? मिथाइल आइसोसाइनेट, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। भोपाल गैस जो त्रासदी हुई थी वह 2-3 दिसंबर 1984 को हुई थी, और इससे जो है वेब सीरीज बनी है, बहुत लोग देखे भी होंगे। तो इसमें जो है मिथाइल आइसोसाइनेट का जो है रिसाव होता है। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। और यह जो है यूनियन कार्बाइड की एक फैक्ट्री थी, उसी में जो है मिथाइल आइसोसाइनेट के रिसाव होने से पूरे भोपाल में काफ़ी लोगों की मृत्यु हो गई थी, जो बहुत ही दुखद रही है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या कितना % है? 16.51, 15.25, 14.65 या 17.25। तो पूरे उत्तर प्रदेश जनसंख्या भारत की जनसंख्या की जो जनगणना हुई थी 2011 में, उसके अनुसार जो है 16.51% है। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। और 2011 के अनुसार जो उत्तर प्रदेश जनसंख्या है वह 19.98 करोड़ जनसंख्या उत्तर प्रदेश की। वर्तमान में संख्या बहुत बढ़ गई है, और इस समय जो हम लोग पूरे विश्व में जनसंख्या के दृष्टि जो है भारत अब पहले स्थान पर है। अब चाइना जो है वो दूसरे स्थान पर हो गया है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। अररिया, बैगा, भुइया अनुसूचित जनजातियाँ मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के ज़िले में निवास करती है। अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, सोनभद्र या सीतापुर। तो ये सभी जो जनजातियाँ हैं अररिया, बैगा और भुइया, ये सभी सोनभद्र में निवास करती हैं। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। परीक्षा में अक्सर आपको जनजातीय प्रश्न देखने को मिलता है, इसलिए अधिक से जो है प्रश्नों की प्रैक्टिस करा दी जाएगी आपको। छत्तीसगढ़ की बैला डीला श्रेणी जो है 21 खनिज के लिए फेमस है? तांबा, बॉक्साइट, लौह अयस्क या कोयला। तो जो बैला डीला श्रेणी है छत्तीसगढ़ में, ये जो फेमस है ये लौह अयस्क के लिए काफ़ी फेमस है। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। यहाँ पर जो है अच्छे क्वालिटी के लौह अयस्क प्राप्त होते हैं। ये आपके छत्तीसगढ़ में स्थित है। किस संविधान संशोधन ने शिक्षा के अधिकार प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद 21A संविधान में जोड़ा गया? तो इसके लिए जो है कौन सा संशोधन किया गया था? 86वां, 87वां, 88वां या 89वां? यह जो संशोधन हुआ था आपका वो 86वां संविधान संशोधन हुआ था वर्ष 2002 में, और इसके तहत जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी, और इसे जो है आर्टिकल 21A के तहत जो है रखा गया है। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। वस्तु व सेवा कर एक टास्क फोर्स द्वारा प्रस्तावित किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? विजय केलकर, मोंटेक सिंह आहलुवालिया, अरुण जेटली या मनीष नरसिम्हा। वस्तु एवं सेवा कर एक टास्क फोर्स प्रस्तावित की गई थी। इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो आपके विजय केलकर जी बनाए गए थे। वर्तमान में जो है जीएसटी भारत में लागू की गई थी वह आपके 1 जुलाई 2017 को भारत में लागू की गई थी जीएसटी को। और जीएसटी के हमारे संविधान में जो है 101वां संविधान संशोधन किया गया था। यह कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है, अब आगे भी पूछा भी जाएगा। 101वां जो संविधान संशोधन हुआ है आपका
वह जीएसटी का हुआ। इसका जो ऑप्शन ए है आपका सही है। यहाँ पर आपको पहचानना कौन जो है कंप्यूटर का घटक नहीं है। सीपीयू, माउस, यूपीएस, मॉनिटर। कंप्यूटर के जो घटक होते हैं उनमें आपका कंप्यूटर होता है, सीपीयू होता है, माउस होता है और मॉनिटर होता है। यूपीएस जो है यह कंप्यूटर घटक नहीं होता। यूपीएस से क्वेश्चन अक्सर पूछता है इसके फुल फॉर्म से। अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई जो इसका फुल फॉर्म होता है। इसका जो फुल फॉर्म है काफ़ी इंपॉर्टेंट आपकी परीक्षा के लिए, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। आइए देखिए अगला प्रश्न लोग। बैंकों के चेकों को संसाधित करने के लिए बैंक निम्नलिखित में से कौन से निविष्ट तकनीक का प्रयोग करता है? OCR, MICR, OMR या पिक्सेल्स। तो बैंकों के चेकों में जो है वो मैग्नेट इंक लगी रहती है, जिसे हम लोग MICR के नाम जानते हैं। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। और इसका जो फुल फॉर्म होता है MICR का, वो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन इसका फुल फॉर्म होता है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। ALU का आपका पूर्ण रूप बताना है, ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। ALU का जो फुल फॉर्म होता है वह अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। विश्व कंप्यूटर दिवस किस दिन मनाया जाता है? 2 दिसंबर, 5 जुलाई, 14 नवंबर या 3 नवंबर को? तो प्रत्येक वर्ष जो है 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर दिवस मनाया जाता है। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? रघुनाथ माशेलकर, जयंत निरलिकर, विजय भटकर या नंदन नीलेकणी? तो भारत में जो है भारतीय सुपर कंप्यूटर जनक कहा जाता है वह विजय जी को कहा जाता है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। भारतीय सुपर कंप्यूटर के जो जनक है वो आपके विजय भटकर जी हैं। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। सुपर कंप्यूटर जो है इनका काफ़ी योगदान रहा है, यही कारण जो है इन्हें भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक भी कहा जाता है। रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन है। लार्जेस्ट लिखा गया है, इसको इस प्रकार से लिखा गया, उसी प्रकार क्वालिटी को इस प्रकार लिखा है। क्विकली को आपको बताना है किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो आप लोग देख पा रहे होंगे जी जो है जो टोटल जो 7 अंक अक्षर है इसमें जी आपका बीच में चौथे स्थान है। जी हमेशा इसी स्थान पर ही है, बस चेंज हो रहा है। ये चीज़ें जो है ये आपके LAR जो है वो डायरेक्ट इस प्रकार से अंतिम में चली जा रही है, और जो अंतिम ये जो अंतिम है वो आपका पहले आ रहा है, सीधे सीधे है। तो इसी प्रकार से जो है यहाँ पर C जो है वो कॉमन रहेगा और KLY जो है आपका यहाँ पर आ जाएगा। KLY यहाँ पर चले जाएगा, C कॉमन रहेगा और Q U और I यहाँ पर चले जाएगा। इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। बीच वाला जो है वो स्थिर रहेगा, बाकी जो 3 लास्ट में वो पहले आ जाएंगे और जो पहले वो आपके लास्ट में चले जाएंगे। इस प्रकार से इसका बनाया गया है। ये काफ़ी अच्छी लेवल का प्रश्न है। 3, 12, 30, 57, 93, 138, 192 है। अगला आपको बताना है क्या आएगा। तो यहाँ पर जो है कुछ प्रक्रिया इस प्रकार से अपनाई गई है। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए, आप लोग लगाने का प्रयास करिएगा। ये थोड़ा टफ लेवल का क्वेश्चन बनाया गया है। यहाँ पर अगला जो आ रहा है आपका वो 3 + 9 × 1 करके जो है ये आपका 12 हो जाएगा। इसी प्रकार से जब 12 हो जाएगा फिर यहाँ पर 9 × 2 किया जाएगा, फिर ये 9 दूनी 18 और ये आपका 30 हो जाएगा। फिर आपका 30 + 9 × 3 किया जाएगा, ये आपका 27, ये आपका 57 हो जाएगा। फिर आपका 57 में 9 × 4 किया जाएगा, फिर ये आपका 138 हो जाएगा। फिर लास्ट में जो आप देख पा रहे होंगे 192 में 9 × 7 किया जाएगा लास्ट में, तो ये आपका टोटल 255 आ जाएगा, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। इस प्रकार जो है इसका आंसर हम लोग निकाल सकते हैं। ये आपको अंग्रेजी शब्दकोश से प्रश्न बनाया गया है, उसको सही क्रम में आपको सजाना है। सेल्समैन, सेल्वेज, सेलेंट्री, सैलरी, सेल्मा और सेलिवेट, इसके लिए ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसमें जो है सबसे पहले सैलरी आएगा, फिर आपका सेल्समैन आएगा, फिर आपका सेलेंट्री आएगा, फिर आपका सेलिवेट आएगा, फिर आपका सेलमोन आएगा और अंत में आपका सेलवेज आएगा। इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।